बनता है। ये इस ढंग से संबंध का आधार प्रयोजन के आधार। प्रयोजन क्या चीज़ है भाई? मानव प्रयोजन, ये समाधान, समृद्धि, अभय, सह अस्तित्व। उसके लिए प्रक्रिया क्या है? व्यवस्था में जीना। व्यवस्था में जीने का क्या मतलब है? तो शिक्षा संस्कार में भागीदारी करना और न्याय सुरक्षा में भागीदारी करना, उत्पादन कार्य में भागीदारी करना, विनिमय कोष में भागीदारी करना, स्वास्थ्य संयम में भागीदारी करना। कि ये पांचों आयामों में भागीदारी करना ही समग्र व्यवस्था में भागीदारी का मतलब है। इस विधि से हम माने परिवार में हम व्यवस्था के रूप में जीते हैं, फलस्वरूप समाधान समृद्धि मिलती है और ये पांच आयाम में मिलने से सार्वभौम व्यवस्था में भागीदारी हो जाता है। इस ढंग से मनुष्य की एक अथक खुशहाली, अथक उत्सव का अटूट एक साहस, अटूट एक प्रवृत्ति, अटूट एक उमंग निरंतर सबके लिए सुगम होता जाता है। तो ये समझदार परिवार मानव के मतलब ऐसा निकलता है। तो अब समाधान के बाद, यह जो न्याय के बाद आता है धर्म। धर्म का मतलब ही ये होता है जो बोध होने वाली बात आता है, बुद्धि में बोध होता है समाधान। जो समाधान का मतलब भी मानव धर्म है। व्यवस्था में जीना मानव धर्म है। व्यवस्था में जब जब जीता है आदमी, तब तब आदमी समाधानित रहता है। अव्यवस्था में जीता है, तब तब वो समाधान के स्थान पर समस्या से ग्रसित हो जाता है। ये बात सबको समझ में आता है। इस क्रम में हम समाधान चाहते हैं या समाधान समस्या चाहते हैं, हर व्यक्ति से हम सर्वे कर सकते हैं। हर परीक्षण, निरीक्षण, सर्वेक्षण में हम इन तथ्यों को पाते हैं मानव के साथ। तो हर मनुष्य समाधान के प्यासे है। समाधान के प्यासे क्यों हैं, इसके ऊपर थोड़ा सा आपके सम्मुख प्रस्तुति। मानव धर्म समाधान के समान है। समाधान बराबर सुख, मानव सुख धर्मी है। समस्या बराबर दुख, समस्या को आदमी चाहता नहीं। तो भय और प्रलोभन के साथ समस्या सदा सदा बना रहता है और समाधान तो होते ही नहीं भय और प्रलोभन के साथ। हम सोचते हैं भय और प्रलोभन के साथ समाधानित हो जाए। ऐसा सारा संसार तुला हुआ है। विज्ञान संसार भी तुला हुआ है और ज्ञान संसार भी तुला है। सभी इसी में तुले हैं। बहुत हजारों वर्षों की इतिहास में भय और प्रलोभन ही एक परिवार के गठन के मूल में, और व्यक्ति भी भय और प्रलोभन से भरा हुआ ये दिखाई पड़ती है। इसके आधार पर, भय और प्रलोभन के आधार पर हम व्यवस्था को समीकरण करने के लिए तमाम एक प्रशिक्षण कार्यक्रमों को आज भी संपादित करते हैं, जबकि व्यवस्था नाम की चीज़ हो नहीं पाता है। हर जगह में जो कुछ भी एक बार भय के साथ प्रलोभन के साथ भय, ये कहीं ना कहीं ये काम चलाओ विधि से स्वीकार भी लिया, उसी क्षण से वो टूटने के लिए कार्यक्रम शुरू हो ही जाता है। टूटते टूटते एक दिन पुनः भय और प्रलोभन से कि झगड़ा शुरू हो गया तो पुनः उसको मिलाने की कार्यक्रम। इस ढंग से राजी गाजी की कथा बहुत सुदूर विगत से चले आ रही है। इसके आधार पर कोई व्यवस्था अभी तक हुआ नहीं, ना कोई व्यवस्था होने वाला नहीं। अब किया जाए वाला बात आता है, उसका उत्तर मूल्य और मूल्यांकन के आधार पर ही व्यवस्था होगी। परिवार व्यवस्था भी उसी आधार पर होगी, प्रौद्योगिकी व्यवस्था भी इसी आधार पर होगी, प्रशासनिक शासनिक व्यवस्था भी इसी आधार पर होगी। और माने कोई ऐसा जगह नहीं जिसमें ये मूल्य और मूल्यांकन से व्यवस्था ना हो सके। हर परिस्थितियों में व्यवस्था होगी। व्यवस्था का मतलब यही है तो मनुष्य अपने प्रामाणिकता को प्रस्तुत कर सके और व्यवस्था में भागीदारी कर सके
और न्याय को निर्वाह कर सके। इन 3 बातों पर निर्भर है। तो इन तीनों बात इसी से आती है। तो न्याय धर्म सत्य पूर्वक ही इन तीनों बात पूरा हो पाता है। हर मनुष्य इसमें निर्वाह करने में समर्थ है और न्यायपूर्वक जीना हर व्यक्ति चाहता है, वो इसकी पूरा संभावना है। दूसरा मुद्दा समाधान के साथ जीने की बात आता है। व्यवस्था में जीना हर व्यक्ति चाहता है। व्यवस्था को सुगम बनाना हमारा काम है। वे सुगम कैसे होते हैं? समझदारी को लोकव्यापीकरण विधि से। तो हर परिवार में, हर व्यक्ति में, हर बच्चों में समझदारी का सूत्र और व्याख्या प्रवेश होने की व्यवस्था देना ही शिक्षा संस्कार का मतलब है। ऐसे सार्थक शिक्षा के लिए आप हमको कटिबद्ध होना एक आवश्यकता ही है और हम कटिबद्ध ही हैं। हम इसके मुद्दे में और कुछ आपके सम्मुख रखना चाहते हैं। शिक्षा विधा में हम ये देखा है तो शिक्षा का मानवीकरण, पहले आपको बताया था दर्शन, दर्शन के बाद विचार, विचार के बाद शास्त्र, शास्त्र के बाद योजना। योजना में एक योजना बताया जीवन विद्या योजना, जिसमें मनुष्य परिवार मानव होने के लिए काफ़ी गुंजाइश है। तो इससे आदमी परिवार में एक व्यवस्था के रूप में जी सकता है। यदि जीवन विद्या सटीक हाथ लगे। ये हर प्रौढ़ व्यक्ति, युवा व्यक्ति और वृद्ध व्यक्तियों के लिए ये योजना को तैयार किया। बच्चों के लिए शिक्षा व्यवस्था को तैयार किया। मानवीय शिक्षा के बारे में, शिक्षा का मानवीकरण कहा जा सकता है या मानवीय शिक्षा कहा जा सकता है। ऐसे शिक्षा के लिए भी प्रयत्न किया। ऐसे शिक्षा को हम एक स्कूल में प्रयोग किए। यह 5वें वर्ष का अनुभव है। इसमें हम ये पाए तो इसमें इस प्रयोग में और जो बहुत एक सामान्य एक उपलब्धि पाई। तो वो स्कूल है, स्कूल चल रही है तो बिजनौर जिले में गोविंदपुर नाम की एक स्थली है, वहाँ चल रहा है, जिसमें जीवन विद्या के आधार पर शिक्षा का मानवीकरण करने गए और उसका प्रभाव क्या पड़ा उसको वहाँ देखा गया। हमसे भी बहुत पहले इसको शिक्षा को स्थापित करने की पहले भी बाद में भी लोग बहुत सारे शिक्षाविद यही कहते रहे, बच्चों के ऊपर वातावरण का प्रभाव पड़ता है। ये मैं इसका प्रतिवाद करता रहा, यदि मेरे बड़ों के ऊपर भी पड़ता होगा, हाँ अवश्य पड़ता है, तो मेरे ऊपर भी पड़ा होगा, अवश्य पड़ा होगा। मेरे ऊपर यदि पड़ा होगा तो हम मैं अनुसंधान कैसा कर पाया? यदि वातावरण का प्रभाव से ही हम दबते, फिर बाद में हमको अनुसंधान कुछ करना नहीं था। आप जैसा रहते हो वैसे ही मुझको भी रहना था। हम क्यों तुमसे भिन्न प्राणी हो गए, भिन्न जानवर हो गए या भिन्न मानव हो गए? उसका क्या आप बताएंगे? उस जगह में लोग चुप होते थे, उसका कोई उत्तर नहीं दे पाते थे, किंतु वे कोई संतुष्ट नहीं हुए। हमारे पास कोई प्रमाण नहीं रहा, क्या करते हम? तो संयोग से एक स्कूल में हम शिक्षा का मानवीकरण करने का क्रियाकलाप लगाए और जिसमें ये पाए गए तीसरे वर्ष तक ये पाए तो बच्चों का प्रभाव वातावरण पर होने लगे। वातावरण का मतलब उनका गांव घर में बच्चों का प्रभाव डालने लगे। बच्चों में एक ऐसी अरमान उमंग आई तो जीवन के रूप में हर बच्चे अपने को पहचाना हुआ मानने लगे और व्यवस्था में जीना अति आवश्यक है, इस बात को भी स्वीकारने लगे। इसमें परिणति ये हुई, बहुत सारे बच्चों ने जो शिक्षा के जो टीवी वगैरह में जो कुछ भी होता है उसके बारे में उनका मूल्यांकन होने लगी, उसमें सार कुछ नहीं है, इस ढंग से निस्सार है, ये भी निकलने लगे। उसी के साथ साथ उनका घर परिवार में जो कुछ भी आदतें रही हैं उनके ऊपर प्रभाव पड़ा और गांव में एक परिवार दूसरे परिवार के साथ वैर भाव रही है, मुकदमाएँ होती रही है, हर दिन मारपीट की नौबत आती रही है, गाली गलौच होती रही है, वह सब धीरे धीरे शमन हो गई। अभी उन गाँवों में तो विरले कभी झड़प हो जाए तो हम नहीं जानता हूँ,
किंतु हमको जितना जानकारी है उसके अनुसार वहाँ अब झगड़ा झांसा नहीं है। ये बात ये प्रभाव पड़ी और इसी को हम कहते हैं वातावरण पर बच्चों का प्रभाव पड़ा। ये प्रभाव को देख करके हम सबको काफ़ी एक यकीन हुई ये शिक्षा में कोई दमखम है। उस दमखम के साथ साथ और अभी मध्य प्रदेश सरकार के साथ ये प्रस्ताव रखे हैं शिक्षा का मानवीकरण का 5 वर्षीय एक सिलेबस एक पाठ्यक्रम प्रस्तुत किए हैं। उसका जांच पड़ताल सरकारी तौर पर हो रही है। शायद है कुछ दिनों बाद ये इसकी आवश्यकता बन जाए, ये भी एक हो सकता है। ऐसा स्थिति में हम आ गए हैं। तो ये शिक्षा का मानवीकरण के पक्ष में आपको बताया। मानवीकरण करने के लिए आपको ये अभी बताया था। तो विज्ञान में हम चैतन्य पक्ष का अध्ययन कराएंगे शिक्षा का मानवीकरण में। मानवीय शिक्षा में चैतन्य प्रकृति का अध्ययन कराएंगे। चैतन्य प्रकृति का मतलब भी होता है जीवन। जीवन अपने में प्रकृति है। जीवन प्रकृति को अध्ययन कराएंगे। जीवन जागृति को अध्ययन कराएंगे। उसका प्रयोजन अध्ययन कराएंगे। रासायनिक भौतिक माने रचना विरचना को अनुभव माने अध्ययन कराएंगे। रासायनिक भौतिक रचना विरचना के साथ तो मनुष्य के लिए क्या पूरकता है और मनुष्य इन संसार के लिए कितना पूरक है, उसको सफल बनाने के लिए क्या करना होगा, ये सब अध्ययन कराएंगे। ये सब हमारा इसमें शिक्षा प्रणाली में लगी हुई मूल तत्व हैं। तो इस विधि से शिक्षा को समृद्ध करने के लिए कह रहे हैं। तो उसके बाद हम जो इसमें दर्शन शास्त्र में क्रिया पक्ष का अध्ययन करेंगे। क्रिया पक्ष का मतलब यही है मनुष्य समझदारी के लिए दर्शन है, समझदारी का प्रमाण होना, यही क्रिया पक्ष है। प्रमाण ही क्रिया पक्ष है। वर्तमान में प्रमाण होने की आवश्यकता हर मनुष्य में बनाई है। आप भी प्रमाणित होना चाहते हैं, मैं भी प्रमाणित होना चाहता हूँ और हर नर नारी प्रमाणित होना चाहते हैं। हर बच्चे बड़े बुजुर्ग प्रमाणित होना चाहते हैं। तो इसका मतलब यह हुआ हर मानव अपने पहचान को बनाए रखने के लिए वर्तमान में होते हैं। ये बात ऐसा बनता है। तो इसे समझदारी के साथ हम वर्तमान में परिचय को हमारा पहचान को बनाता हूँ तो सहअस्तित्व भी बनता है। सहअस्तित्व ही पहचानने में आता है। एक दूसरे के साथ संबंध ही पहचानने में आता है। मूल्यों को निर्वाह करना ही बनता है और मूल्यांकन में उभय तृप्ति होना बनता है। ये स्वाभाविक क्रियाकलाप है। इन तथ्यों के साथ हम आगे बढ़ते हैं व्यवस्था में जीने के लिए। व्यवस्था एक शाश्वत तथ्य है। शाश्वत तथ्य इस अर्थ में है। इस तथ्य शाश्वत तथ्य किस अर्थ में है? इस अर्थ में है कि अस्तित्व में हम ये तथ्य को देखा है, प्रत्येक एक अपने त्वासहित व्यवस्था है। तो त्वासहित व्यवस्था को हमने ये देखा है कि बेल का झाड़ होता है, उसमें बेलत्व समाई रहती है। कैसे? बेल को लंदन में, बेल वृक्ष को लंदन में देख लीजिए, उसका गुणधर्म, भारत में देखिए उसका गुणधर्म और गुणधर्म जलवायु के अनुसार जितना परिवर्तन होना होगा, किंतु भौगोलिक स्थिति के अनुसार ये बेल का झाड़, बेल का जो धर्म है, आचरण है, उसको बनाए रखता है। पीपल का झाड़ अपना आचरण को बनाए रखता है। क्या आचरण? बीज वृक्ष न्याय। बीज से वृक्ष होता है तो पीपल का झाड़ ही होगी, और वृक्ष में यदि बीज होगा तो पीपल का बीजा ही होगी। इस विधि से पूरा वनस्पति संसार अपने अपने त्वासहित व्यवस्था के रूप में अपने को प्रमाणित कर रखे हैं, आचरण के रूप में। इनमें जो देश विदेश कहीं भी आदमी हैं, जो किसी एक
वनस्पति के साथ यदि दोनों समझे हों, एक दूसरे के साथ कोई शंका नहीं करते। समझते नहीं है तो कोई शंका करने की बात भी नहीं है, और समझ गए हैं तो कोई शंका नहीं करते हैं। उसी प्रकार गाय को आप कहीं भी ले जाइए, गाय का आचरण वत नहीं है। लंदन में भी वत नहीं है, भारत में भी वत नहीं है, अमेरिका में भी वत नहीं है, और कहीं भी वत नहीं है। पूरा धरती की छाती पर कहीं भी गाय रहेगी, गाय का आचरण वही है। उसी पर गधा, घोड़ा, बिल्ली, कुत्ता, ये भी अपने अपने आचरणों में वो बहुत सुदृढ़ है। इसी का नाम है त्वासहित व्यवस्था। निश्चित आचरण संपन्न कार्यकलाप। निश्चित आचरण इन सब में निश्चित है। इसी क्रम में झाड़ वृक्षों में भी उनका आचरण बिल्कुल सुस्पष्ट है। इसी विधि से लोहा, धातु, सभी धातुएं अपने अपने आचरण में पक्के हैं। मट्टी अपने अपने प्रजाति के आधार पर पक्के हैं, तो मणि अपने अपने स्वरूप के आधार पर आचरण पक्के हैं। सभी प्रकार की मृत, पाषाण, मणि, धातु और सभी अपने अपने आचरण में जब स्थिर हैं, मानव को क्या रोग हो गया आप सोच लो। मानव जाति को क्या रोग हो गया आप ही सोच लो। तो अभी तक तो मानव व्यवस्था में जी नहीं पाया है, ये तो बात पक्का है। भय में जीता है या प्रलोभन में जीता है। भय और प्रलोभन दोनों व्यवस्था का धुरी नहीं है, दोनों में ऐसा सगल नहीं है जो व्यवस्था को समीकरण कर दे। अभी तक तो समीकरण नहीं हुआ, ये तो गवाही बैठा ही है। ये देख लीजिए आप, हम कितने अच्छे ढंग से जी आए हैं, आप ही सोच लीजिए। ये तो बात यहाँ समझ में आता है। हम अभी तक व्यवस्था नहीं पाए हैं, व्यवस्था पाना की जरूरत है। ये दो मुद्दे पर आते हैं। व्यवस्था पाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? तो अपने त्वासहित व्यवस्था में ही जीना होगा। मानवत्व क्या होता है भाई? पूछा। मानवता पूर्ण आचरण। पहली बात, मानवता पूर्ण आचरण के बारे में पहले भी एक बार जिक्र कर चुके हैं, पुनः और एक बार हो जाए तो मानव का आचरण मूल्य, चरित्र, नैतिकता का संयुक्त स्वरूप है। मूल्य का स्वरूप यही है, संबंध, मूल्य, मूल्यांकन, उभय तृप्ति, ये इसका प्रमाण है, जो परिवार में स्वतः होना ही है। ये नहीं होगा तो कोई परिवार नहीं है। चाहे जितने भी अपन कूट लें, पीस लें, पैर पटक लें, कोई मतलब नहीं, कितने भी कर लें इतने ही। तो उभय तृप्ति होने की स्थिति में ही परिवार है, उसके कम में कोई परिवार होता नहीं। इससे ज़्यादा की जरूरत नहीं पड़ती। क्या अद्भुत लीला है। तो ये घटित होने के लिए मानव स्वयं स्फूर्त जिम्मेवार है। इसमें लदाओ, फंसाओ, अर्झाओ, घटाओ, कटाओ, ये कोई चीज़ लगता नहीं है। स्वयं स्फूर्त विधि से ये आदमी संबंधों को पहचानेगा, मूल्यों को निर्वाह करेगा, मूल्यांकन करेगा, उभय तृप्ति पाकर उत्सवित होगा। यही विधि बनी हुई है, जिसको मैं स्वयं जी के देखा है। ये मुख्य बात है। व्यवस्था में जीने से एक अद्भुत बात, ये तो चरित्र रहेगी ही, ठीक है ना। इसी के साथ और मूल्य की बात आती है। मूल्य जो है जो संबंध, मूल्य, मूल्यांकन के रूप में पहचाना गया। चरित्र को स्वधन, स्वनारी, स्वपुरुष, दयापूर्ण कार्य के रूप में पहचाना गया है। इसको भी आचरित करके देखा गया। इसमें समाधान बनता है। और नैतिकता को भी आचरित करके देखा गया। अपने तन मन धन रूपी अर्थ को सदुपयोग, सुरक्षा करके देखा गया है। इससे भी अभयता बनती है। बहुत अच्छे ढंग से मनुष्य आश्वस्तता पूर्वक जी सकता है। ये बात देखा गया। ये मानवता पूर्ण आचरण है। उसके बाद आता है मानव का परिभाषा। मानव अपने परिभाषा के रूप में मनाकार को साकार करने वाला है। मन में जो कुछ भी आ गई, आकार, घर बनाना है उसको साकार करने वाला है, यंत्र बनाना है उसको साकार करने वाला है, और कुछ करना है साकार करने वाला है। ये सब मनाकार को साकार करने वाला। मनस्वस्थता का आशावादी है। मने सुखी होने की आशावादी है, क्योंकि मानव धर्म ही सुख है। आशावादी रहवे करेगा,
उसको कहाँ से अपन काट पीट करके अलग करेंगे। तो मानव अपने में मनस्वस्थता का आशावादी है, अर्थात सुख की आशा में ही रहता है। इस ढंग से मनस्वस्थता का आशावादी हुआ। इस ढंग से मूल्य चरित्र नैतिकता का स्वरूप अपने को समझ में आता है। ठीक है। इन परिभाषा के अनुसार मनुष्य जो है, जहाँ तक मनाकार को साकार करने की बात है, उसको आदमी पा गया है। मनाकार को साकार करने का काम दो कक्ष में होता है, दो विधा में होता है। एक महत्वाकांक्षा विधा में होता है, एक सामान्याकांक्षा विधा में होता है। तो सामान्याकांक्षा विधा में आहार, आवास, अलंकार संबंधी वस्तु और उपकरणों को बनाने की बात आती है, वो कर लिया है। और महत्वाकांक्षा संबंधी बात को भी पूरा कर लिया है। दूर श्रवण, दूरगमन, दूरदर्शन संबंधी वस्तु और उपकरण होता है, उसको भी पूरा कर लिया है। और भी यदि बचा कुचा होगा तो वो भी पूरा कर लिएगा। ये तो बात समझ में आता है। जहाँ तक आचरण की बात है, वो माइनस है, वो नहीं मिलता है। कहाँ नहीं मिलता है? ना तो शिक्षा में मिलता है, ना तो संविधान में मिलता है। संविधान में मानवतापूर्ण आचरण को अभी तक मूल्यांकन करने की कोई व्यवस्था नहीं हो पाए। किसी संविधान में नहीं हुआ है, कोई संविधान में नहीं। तो शक्ति केंद्रित कोई संविधान में मानवतापूर्ण आचरण को प्रमाणित करने का प्रावधान होते ही नहीं, क्योंकि मानव संविधान है ही नहीं है। शक्ति केंद्रित शासन उस विधि से वो होना ही नहीं है, चाहे कुछ भी कर ले। तो इस ढंग से हम मानवतापूर्ण आचरण को मूल्यांकित करने का कोई साहस जुटा नहीं पाए, ऐसा समझदारी को जोड़ नहीं पाए, ऐसे समझदारी से संपृक्त होना संभव नहीं हुआ। ये ही इतिहास की जो कड़ी में जुड़ी हुई कमियां हैं। इन कमी को पूरा करने के बाद ही मानव इस धरती पर स्वस्थ रूप में जी पाएगा। तब तक तो यही रहेगा, झगड़ा झांसा, उसको मारो काटो और उस पर चढ़ाई करो, उसको उस देश को मिटाओ, इस देश को मिटाओ, इस प्रकार के काम करते ही। इस पचड़े से छूटने के लिए समझदारी ही एकमात्र उपाय है। ये उपाय को अपनाना चाहिए, ऐसा मेरा सोचना। वो उपाय को अपनाने के लिए हम शिक्षा का मानवीकरण करना एक बहुत आवश्यक ही तत्व। उसमें क्या तत्वों को हम प्रवेश कराएंगे? विज्ञान जो पढ़ाते हैं उसके साथ चैतन्य प्रकृति का अध्ययन समावेश करेंगे। मनोविज्ञान में संस्कार पक्ष का समावेश करेंगे और दर्शन शास्त्र में क्रिया पक्ष का, प्रमाण पक्ष का समावेश करेंगे। ठीक है। भूगोल में मानव और मानवीयता का समावेश करेंगे। इतिहास में मानवीय व्यवस्था को समावेश करेंगे। ठीक है। तो इस ढंग से शिक्षा के तमाम भागों में हम मानवीयता को अपने जो पाठ्यक्रम में और पाठ्यपुस्तिका में लाकर पढ़ाने की व्यवस्था करेंगे। इससे मनुष्य को अपने आप से जो व्यवस्था में जीने की प्रवृत्ति और अपने को प्रमाणित करने की प्रवृत्ति, अपना पहचान के साथ समाधान, समृद्धि, अभय, सहअस्तित्व में जीने की एक अवसर, एक आवश्यकता, एक सफलता के जगह में हम पहुंच सकते हैं। इसीलिए शिक्षा का मानवीकरण की आवश्यकता है। शिक्षा का मानवीकरण होने के बाद ही मानवीय शिक्षा का मतलब पूरा होता है। मानवीय शिक्षा होता है, समझदारी आता ही है। इसीलिए शिक्षा संस्कार मानवीयता के साथ ही परिपूर्ण होता है, दूसरा विधि से परिपूर्ण होता नहीं। अभी भी हम संस्कार की बात करते हैं, किंतु पूरा कहाँ होता है? संस्कार के रूप में होता कहाँ है? वो तो हमारे मान्यताओं के ऊपर आता है, वो कोई सार्वभौमता उसमें से निकलता नहीं है। ठीक है। इस ढंग से इसकी स्थितियाँ हैं। उसके बाद तीसरा बिंदु है सत्य। और सत्य समझ में आने के बाद व्यवस्था जो है सार्वभौम होना स्वाभाविक। सत्य क्या समझ में आना? अस्तित्व समझ में, अस्तित्व ही सहअस्तित्व के रूप में समझ में आना ही और सत्य समझ में आना है। वो कोई बाघ भालू कुछ नहीं होता है और साधारण बात है। अस्तित्व को चारावस्था में अध्ययन किया जाता है। अस्तित्व को स्वयं में सत्ता में संपर्क प्रकृति के रूप में ही
अध्ययन किया जाता है। ये चीज़ हर बच्चों को, बड़ों को समझ में आता ही। तो इन प्रकृति के साथ हमारा पूरकता, प्रकृति हमारे मानव के साथ पूरकता की बात का अध्ययन है। इन्हीं पूरकता विधि से हम जीने की कला को विकसित करने पर और मानवीय व्यवस्था ही होता है, और दूसरा कुछ होता ही नहीं है। केवल करना क्या है, हम समझ भर लेना है और कुछ नहीं है। उसके ऊपर ये सब अपने आप से बाढ़ लगती है। हम जब कभी सोचेंगे, व्यवस्था ही सोचेंगे, न्याय में ही जिएंगे, व्यवहार में ही जिएंगे और परिवार में ही जिएंगे, प्रामाणिकता को ही प्रमाणित करेंगे और कुछ करवे नहीं करेंगे, उस स्थिति में पहुंचते हैं। इस ढंग से हम ऐसे गम्य स्थले में पहुंचते हैं जिससे हम एक ऐसी आश्वस्त, विश्वस्त और समृद्ध होने की जगह में पहुंचते हैं। ये मुख्य मुद्दा की बात है। ऐसी हम जैसा ही हम अस्तित्व को समझते हैं, अस्तित्व को व्यवस्था के रूप में समझते हैं, हमारे में ये स्वाभाविक रूप में अंतः प्रेरणा होना स्वाभाविक है कि हम भी व्यवस्था में जिएंगे। क्योंकि अभी ये देखा गया है, जो कुछ भी है अव्यवस्था है, अनिश्चित है, ये कह कर के विज्ञान पढ़ाते हैं। इन पढ़ाने के फलस्वरूप हर विद्यार्थी, जो प्रतिभाशाली विद्यार्थी, अपने में अपने को एक अव्यवस्था होना स्वीकार ही लेते हैं और उसके बाद अव्यवस्था को पैदा करने में भागीदारी करते ही हैं, दूसरा कुछ करते ही नहीं। जैसा इसका उदाहरण जो जीता जागता हुआ अमिताभ उदाहरण, ये पूरा ये धरती में अभी हम अपने इसमें विज्ञानियों ने ये बताते जा रहे हैं, धरती में ताप बढ़ रहा है। ताप बढ़ने का मूल तत्व क्या है, उसके ऊपर जाएं तो पता लगता है केवल कोयला को निकालने से और पेट्रोलियम पदार्थ को निकालने से धरती में ताप बढ़ गई। इतनी ही बात हुई। कैसे ये बढ़ गई, क्यों बढ़ गई वाला बात वो भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। कैसे, ये कोयले ही एक ऐसा वस्तु है, पेट्रोलियम पदार्थ ही ऐसा वस्तु है जो कि ताप को अपने में हजम करता है। धरती में ताप को हजम करने का ताकत कोयला और पेट्रोलियम पदार्थ के साथ जुड़ी हुई है। तो हम क्या करते हैं, इस पदार्थ को ही निकाल देते हैं और धरती में ताप बढ़ना बनता ही है। ताप बढ़ने से क्या परेशानी पैदा हुई, तो समुद्र की पानी का सतह बढ़ने लगे। पानी का सतह बढ़ करके कई कितना बढ़ सकता है, तो हम जहाँ बैठे हैं वहाँ 200-300-400 फुट पानी हो सकता है, और इन्हें गिने चोटियाँ बचते हैं पर्वत की, और कुछ बचते नहीं। सब अपने आप से सही है, काम सही है, हम सही काम किए ही हैं, इसीलिए सही काम हो गए परिणाम। ये इस ढंग से हम फंस गए हैं। तो इसको ठीक करने के लिए जो माने बड़े बड़े देश आवाहित करता है, सब मिल करके इसको ठीक करें। और शुरुआत किसने किया, ये इतिहास स्पष्ट किया है। तो ये जो जब हम बिना समझे ईंधन व्यवस्था के लिए पेट्रोलियम पदार्थ, कोयले को उपयोग किया, ये धरती के साथ हुई जांचती है और गलती है। इसका भरपाई हो पाएगा नहीं हो पाएगा, आगे कम से कम इसको रोकथाम होने की बात ही परीक्षण किया जा सकता है। ये रोकने के लिए ये अवश्य में वे प्रस्ताव है, कैसा रोकेगा उसके बारे में आगे चलेंगे। अभी अपन इस मुद्दे पर पहुंचे हैं, जो कुछ भी विज्ञान क्या है, तकनीकी संबंधी जो प्रौद्योगिकी प्रक्रियाएं रही है, इसको चलाने के लिए ईंधन व्यवस्था में जितने भी कोयले से भूमिगत कोयला और तेल को ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग किया गया। इस मुद्दे पर ध्यान आकर्षण करने के लिए प्रयत्न किया कि कोयला ही एक ऐसा वस्तु है और पेट्रोलियम पदार्थ ही ऐसा एक वस्तु है जो ये धरती में जो ताप को पचाने की कार्य करते रहते हैं। ये विज्ञानी लोग भी समझ गए होंगे। हम जब से विज्ञान युग शुरू हुई
तब से इसी पदार्थ के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिए और इसी को शोषण किए। तो इसी से ये वस्तु मैंने शायद धरती का ताप बढ़ा है, इसको कैसा समझा जाए, इस बात पर भी एक बार सोचा जा सकता है। ये तो विज्ञानियों के कथन के अनुसार धरती के वातावरण में जो निश्चित जो गैसीय पदार्थ नष्ट हो गई, ये भी बताते हैं। वो जौन समाप्त हो गई, ऐसा भी बताते हैं। दूसरे ओर ये भी बताते हैं कि धरती का ताप बढ़ती जा रही है, ये बता रहे हैं। धरती का ताप बढ़ने का परिणाम में दक्षिणी ध्रुव उत्तरी ध्रुव में जो कुछ भी जो पानी का बर्फ के रूप में जितने पानी हैं वह सब गलने की बात आती है। फलस्वरूप समुद्र का पानी का सतह बढ़ने की बात आती है। ये सब पेपरों में विज्ञानियों के कथन के अनुसार ही है। भला ये इससे पता लगता है भूमि का ताप बढ़ने का मूल तत्व जो यही कोयला और पेट्रोलियम पदार्थ का शोषण ही है। इसको कैसा समझा जाए, ये भी विज्ञानियों का कथन है। जितने भी ताप है, माने बाहरी ताप है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा जो अपने में आत्मसात पी जाने का जो गुण है वो कोयले में है। ये बात को विज्ञान में पढ़ाई जाती है। तो ये पर्याप्त है। यदि ये नियम सही है तो धरती का ताप बढ़ने का आधार कोयला और पेट्रोलियम पदार्थ को निकालना ही साबित होता है, साक्षित होता है। तो हजम होने की जहाँ तक बात है, उसके बारे में मेरा सोचना और समझना ऐसे है। धरती में मनुष्य को ये पाया जाता है ज़्यादा से ज़्यादा तापमान स्थली में भी आदमी निवास कर रहा है। कम से कम तापमान स्थली में भी वो आदमी निवास कर रहा है। इन दोनों जगह में निवास करता हुआ आदमी कम से कम एक 60 से 80 90 डिग्री की दूरी तक की दिखाई पड़ते हैं। ऐसे जो न्यूनतम ताप में रहने वाले मनुष्य का टेम्परेचर भी उतना ही होता है, अधिकतम ताप में रहने वाले मनुष्य का टेम्परेचर भी उतना ही होता है। इसको हम सब समझ चुके हैं। इससे ये पता लगता है ताप अधिक न्यून होने मात्र से भी शरीर की ताप बराबर बनाए रखने के लिए शरीर में वो सब द्रव्य हैं जो जिससे ताप को संतुलित बनाने की कार्यक्रम को बनाए रखता है। यह बात हमको समझ में आता है। उसी प्रकार धरती भी अपने ताप को बनाए रखने के लिए धरती में ही निहित है सभी द्रव्य। दो धरती में निहित रहने वाले में से धरती का ताप को संतुलित बनाने की सर्वाधिक कार्य करने वाला वस्तु वह यही कोयला और पेट्रोलियम पदार्थ है। ये बात पता लगता है, सामान्य बुद्धि से भी पता लगता है। यदि ये समझ में आता है तो यही अंतिम निष्कर्ष निकलती है, इसको रोका कैसे जाए। रोकने के लिए भी ये हमारा सोचना ऐसा है, रोग है तो उसका दवाई भी है, और रोग नहीं है जो मृत्यु का कोई दवाई होती नहीं है। हम लोगों का सोचना ऐसा है। तो रोग है तो दवाई है, इस प्रकार से सोचा जाए तो इसका उपाय दिखाई पड़ती है। तो एक तो हमारे संपूर्ण ये धरती पर बहुत सारे नदियाँ आज भी जीवित हैं, बहते हैं। तो इन नदियों का प्रवाह शक्ति को नापने पर मैं समझता हूँ धरती में आदमी की जितना बिजली की आवश्यकता है उससे ये 50 गुना अधिक बल नदियों में दिखाई पड़ती है। इसको पहचानने की आवश्यकता है। प्रवाह बल, प्रवाह में जो बल माने बनी हुई है उसको पहचानने की आवश्यकता है। उसके आधार पर वो प्रवाह बल से चलने वाली बिजली संयंत्रों को तैयार करने की आवश्यकता है। उससे तो जाल तो सब जगह में बची ही है, तो स्वाभाविक है तो पानी के बल से तैयार की हुई बिजली को जगह जगह में पहुंचाने की जरूरत है। पहुंचाने में किसी को तो विपदा है ही नहीं,
तो पहले से तमाम तार और लोहा बिछी है। इस बात को ऐसा सोचा जा सकता है। दूसरा, अनिवार्य रूप में जो तेल से ही चलने वाली यंत्रों के बारे में कुछ होता है, तो ऐसे यंत्रों के लिए ऐसी एक इंजन बनाने की आवश्यकता है जो वनस्पति तेलों से चल सके। तो जैसा देश देश में तैलीय वृक्ष तो होता ही है, उस तैलीय वृक्ष को अधिकाधिक लगाने की बात करना चाहिए। और धरती की सतह में जितना विस्तार है, धरती के अंदर कोई ऐसा विस्तार नहीं है। ये जितना सतह में जितना हम तेल पैदा कर सकते हैं, भूगर्भ का तेल की आवश्यकता या उसकी उपज उतना हाई भी नहीं है। तो ये भी एक बात पर ध्यान देने की आवश्यकता है। तीसरी मुद्दा जो सूर्य ऊर्जा के वो ध्यान आकर्षण लोगों का है भी, और भी ज़्यादा तीव्रता से उस ओर ध्यान देने की आवश्यकता सूर्य ताप को और अपने व्यवहारिक संयंत्रों में, व्यवहारिक कार्यों में, यंत्रों में, संयंत्रों में लाने की उपायों को खोज लेना चाहिए। इन तीन उपायों से मनुष्य को, मानव जाति को अभी जितना मानव जाति के पास आवश्यकता है तेल और बिजली की, उससे अधिक अपन धरती की सतह में पाने की योग आता है। धरती की सतह में प्रवाह शक्तियाँ, प्रवाह बल बनी हुई है। धरती की सतह में तेल स्वाभाविक रूप में पैदा हो सकता है। धरती की सतह में ही सूर्य ताप का उपलब्धि निरंतर बना रहता है। इस पर अपने को ध्यान देने की आवश्यकता। सूर्य ताप का स्रोत धरती की किसी न किसी भाग में सदा सदा बनाए रहता है। ये इसको निरंतर हम प्राप्त करने की युक्तियों को सोचा जा सकता है। ये इस ढंग से हम ऊर्जा संबंधी जो परेशानी है उससे मुक्त हो सकते हैं। और इसके लिए जो तेल और खनिज तेल और ये कोयले को उपयोग करने के जो अभी तक की धृष्टता किए हैं, उससे जो स्वाभाविक ये गलती से मुक्ति पा सकते हैं। ये मुक्ति पाने की बात है, इस विधि से ये मुक्ति पाने की विधि भी रखी हुई है। अभी करना ना करना हमारे इच्छा पर निर्भर है। तो ये चीज़ सदा सदा जो अभी प्रौद्योगिकी संसार में जो दक्ष हैं, जो धरती के अंदर से कोयला वगैरह निकालने के लिए इतना फौज खड़ा किए हैं, तो इन्हीं की काम है इसके बदले में इसको तैयार करने की बात, जिम्मेवारी ऐसे ही आती है। इन जिम्मेवारी को यदि निर्वाह करते हैं, हो सकता है तो हम धरती के साथ किए जाने वाले अपराध कार्य रुक सकता है। रुकने की बात ही सोचा जा सकता है। धरती अपने बलबूते पर कितना पुनः अपने को समर्थ बना पाता है, नहीं बना पाता है, ये बात को सोचने की बात। ये तो हुई एक तो धरती का ताप, समुद्र जो है, समुद्र की सतह बढ़ने की बात हो गई। तीसरे और एक तलवार मानव जाति के सिर पर मंडरा रहा है। शायद है उस ओर विज्ञानियों को, ज्ञानियों को उस ओर ध्यान गया है, नहीं गया है, पेपरों में वो बात आती नहीं है, इसीलिए ऐसा कह रहा हूँ। तो तीसरा तलवार मेरे आँखों में दिखती है। ये धरती पर जब कभी भी पानी घटित हुई है, वह पानी के लिए कम से कम दो प्रकार की भौतिक वस्तुओं का योग होना जरूरत रहा। दोनों मिलने के बाद अपने अपने चरित्र को छोड़कर, आचरण को छोड़कर तीसरे आचरण के लिए समर्पित हुए, तब यहाँ पानी का संभावना घटना घटित हुई। ये ऐसी घटना घटित होने के मूल में यदि शोध किया जाए, ये पाए जाएंगे कि ब्रह्मांडीय किरण ही इसका एकमात्र स्रोत है। ब्रह्मांडीय किरणों का जो संयोगवश ही इस धरती पर पानी का घटना घटित हुई है, वो उसकी निरंतरता बन चुकी है। अभी उसी वातावरण में, धरती की वातावरण की जो क्षय हुई है, इसके आधार पर यह भी एक संभावना दिखाई पड़ती है। तो वही ब्रह्मांडीय किरण पुनः उसका विपरीत विधि से प्रभाव डालें,
ये धरती पर से पानी ही समाप्त हो सकता है। तो विघटित होने वाली बात आ जाए, पहले संगठित होने वाली बात के लिए जो ब्रह्मांडीय किरण मदद किया है और फलस्वरूप इस धरती में धरती वैभवित हुई है। पानी के बिना कोई धरती अपने में समर्थ हो ही नहीं सकती। पानी की घटना के लिए ब्रह्मांडीय किरण ही जिम्मेवार है। ऐसे जिम्मेवारी जब जिस ब्रह्मांडीय किरण के ऊपर ही निर्भर है, ऐसी किरण की संयोग यदि विघटित करने के लिए घटित हो जाए, उसके बाद धरती पर अपने आप से पानी समाप्त हो जाएगी। उसके बाद ना रहे बांस ना बजे बांसुरी, वो अपने आप से हो जाएगी। ये तलवार के ऊपर भी आदमी को ध्यान होना चाहिए और इसमें जिस स्रोत से ये जिस प्रकार के स्रोतों से धरती की वातावरण स्थित जो माने कवच है ये क्षतिग्रस्त हो गई है, वो तो लोगों का पहचान में आई है, पेपरों में आती है, ये विज्ञानियों ने पता लगा लिए हैं, ये N3 ये बताई जाती है। बिगड़ा हुआ का पता लगाना पर्याप्त तो है ही नहीं है, बनाने की आवश्यकता है। बनाने की विधा में यही एक प्रस्ताव निकलती है। पहले हम जो धरती के साथ अत्याचार करते हैं उसी को पहले रुकना ही पड़ेगा। जो खनिज तेल और कोयले के आधार पर ही और भी जो विषाक्त गैसों को, विरल पदार्थों को जो मानव ने बनाया युद्ध के लिए, उसी को लेकर के मनुष्य के ऊपर, मनुष्य की सुविधा के लिए जितने भी प्रयोग हुआ, इसी के आधार पर ये जो कवच है धरती का वो क्षतिग्रस्त हुआ, ऐसे ही पेपरों में पढ़ने में आती है। यदि ये सच्चाई है, वो उन सब जब प्रक्रियाओं को रोकना होगा जिससे धरती की वातावरण क्षतिग्रस्त होता है। पहले तो कोयला और तेल को जलाकर वातावरण की क्षतिग्रस्त होना तो स्वीकारा गया है और भी इसके साथ जितने भी विरल पदार्थ तैयार करके क्षतिग्रस्त कर रहे हैं वो सबको रोकना ही होगा। ये रुकने की बाद ही इसमें जो क्षतिपूर्त होने की प्रक्रिया आरंभ होता है या नहीं हो पाता है उसको परीक्षण किया जा सकता है। यही इसका मूल मुद्दे की बात है। इस ढंग से हम कहीं कुछ उपाय, कम से कम न्यूनतम उपाय तो सुधरने के लिए शुरू कर सकते हैं। सुधरने के पक्ष में जो ऊर्जा का विकल्पात्मक स्रोतों को पहले अपन ने एक सुझाव के रूप में देखा ही गया है, तो उसकी संभावना, उसकी आपूर्ति के बारे में सोचने की आवश्यकता है। मनुष्य जब जैसा दोनों बात किया है, मनुष्य की तमाम क्षति करने का भी सीखा है, उसी प्रकार मनुष्य को कई रोगों को ठीक करने का भी सीखा है। ये मानव में एक बहुत बड़ी भारी गुण देखा गया। केवल जो अन्य जानवरों में यही देखा गया कि मनुष्य को जब जो स्वयं को या मनुष्य को क्षतिग्रस्त करने के बाद उसको क्षतिपूर्त करने की बाकी कहीं संसार में कुछ नहीं होता है, किंतु वो क्षति करता भी नहीं है। ऐसे ही कुछ संतुलित विधि से सारे संसार चल ही रहा है। तो मनुष्य क्षति करता है, उसका क्षतिपूर्ति के लिए कुछ नहीं करता है। अगर इस मुद्दे में तो कुछ भी अभी तक कर नहीं पाया है। जो धरती के साथ, धरती के वातावरण के साथ और जो परेशानियां तैयार हो रही है, इसकी रिपेयरी के लिए, इसको सुधार के लिए अभी तक कोई कदम देखने को नहीं मिला। हर दिन और बिगड़ा ही सुनने को मिल रहा है। तो कब तक बिगाड़ने की काम करेंगे, ये भी एक सोचने की कथा है। क्या कभी इसका सुधार के लिए भी हम प्रयत्नशील होंगे या नहीं होंगे, ये सोचने की कथा है। ये तो हुई जो धरती के साथ मानव का संबंध है। धरती मानव को सुरक्षित विधि से जीने के लिए संपूर्ण विधान को बनाए रखते हुए मनुष्य का अवतरण, मनुष्य ने अपने बुद्धि से सारा धरती के साथ विद्रोह, धरती के उस पर आक्रमण, शोषण, ये सब करते हैं। इसका मूल तत्व के बारे में यही मान सकते हैं। आदिकाल से ही मनुष्य जो है ना, जो वातावरण को उजाड़ने में ही लगा हुआ है, वो उजाड़ने वाला मानसिकता आदि मानव में जितना रहा है उससे कुछ अधिक गति से विज्ञान युग के बाद ये तत्पर हो गए। इसीलिए हम संकटग्रस्त हो गए। इतनी बात हुई। मानसिकता तो कुल मिलाकर के वातावरण के साथ विद्रोह करना ही है
और मनुष्य के साथ द्रोह करना ही है, सारे धंधा कर नहीं करना है जो पहले आदमी जैसा करता रहा। जैसा पहले आदमी इसके नस्ल के आधार पर जो अपने को मान करके दूसरे नस्ल वाला आदमी के ऊपर हमला किया, मारा, कूटा, पीटा, ये सब किया ही है, रंग के आधार पर भी किया ही है। उसी के साथ साथ चल कर के जो मनुष्य ने ना धर्म के नाम से, संप्रदाय के नाम से यही मारकूट काट किया है। उसके बाद धन और देश के आधार पर भी मारकूट किया है। अभी पूरा आपका किताबों में इतिहास के नाम से बहुत सारे पन्ने लिखी हुई हैं, इसको हर व्यक्ति देख सकता है। इस ढंग से मनुष्य का पूरा मानसिकता देखा जाए, जो जिसको राजी कहा जाए, और जो विशेष करके इनमें यही सब चरित्र देखने को मिले। तो इस परिस्थिति में हम उभरने की बात यदि आती है, यह धरती के वस्तुओं से हमको उभरना है, धरती के वस्तु के साथ ही हम डूबे हैं, ये बात समझ में आता है। तो कोई आदमी नदी में डूबता है, नदी से उभरता भी, समुद्र में डूबता है, समुद्र से उभरता भी है। ये सब देखा गया है, ये संभावना रखी ही है। वो संभावना को क्या हम अनुसरण करना भी पाते हैं, करना चाहते भी हैं या नहीं चाहते हैं, ये हमारे विचारों पर निर्भर किया रहता है। उसके साथ परिस्थितियां अपने आप से सज हो जाते हैं। चाहते हैं उसके साथ परिस्थितियां अनुकूल हो जाते हैं, नहीं चाहते हैं उसी के अनुसार परिस्थितियां प्रतिकूल हो जाते हैं। यही हमारा जो देखी सुनी और सर्वे की हुई तथ्यों के साथ यही निष्कर्ष निकलते हैं। तो ये अपने बुद्धि भ्रमित होने के फलस्वरूप, भ्रमित बुद्धि के आधार पर हम वस्तु का मूल्यांकन करने में पर्यावरण का, माने प्रकृति की, वातावरण का महत्ता को हम मूल्यांकन करने में चूक गए। फलस्वरूप हम विविध प्रकार से क्षतिग्रस्त हुए, क्षतिग्रस्त होने की जगह में आए। क्षतिग्रस्त होते तक तो बड़ा खुशहाली मनाते रहे, इसमें दो राय नहीं, और हम स्वयं क्षतिग्रस्त होने की संभावना से डरते भी हैं। ये दोनों चीज देखा गया। ये तो हुई विगत की विश्लेषण, विज्ञान युग तक ये बात हो गई। यदि मानव युग तैयार होता है, मानव संचेतना से मानव यदि व्यवस्था के रूप में जीना बनता है, बनने के लिए हम यदि अपने में तत्पर हो पाते हैं। तत्पर होने के बारे में आपको बताया, हम कितने तत्पर हैं, वो हम अपने ढंग से निरंतर काम करते ही रहेंगे। इसमें दो पर मुखापेक्षी की कोई वार्ता ही नहीं है। हम जो आपसे ये भी बता दिए, तो जीवन विद्या एक दूसरे के पास पहुंचता है, हम समझे हैं, दूसरों को समझा पाए, इसका प्रमाण हमारे पास है। और शिक्षा का मानवीकरण की जो प्रमाण है वो किसी एक स्कूल में हम लोग तैयार कर चुके, वो गोविंदपुर बिजनौर जिले में, और उस प्रमाण और उससे निकली परिणाम के अनुसार शुभ दिखा, उसको लोकव्यापीकरण करने के लिए अभी मध्य प्रदेश सरकार के साथ ये पंचवर्षीय सिलेबस को, पाठ्यक्रम को प्रस्तुत किए हैं। वो यदि समझ में आता है उसकी उपयोगिता, तब उसके साथ हम काम करें। अन्यथा हम किसी न किसी गांव में मानवीय शिक्षा के बारे में काम करते ही रहेंगे। वो हमसे इतना होता ही है, हमसे जो होता है उसको करेंगे ही। तो इस ढंग से हमारा कार्यक्रम की रूपरेखा है। मैंने ये इसीलिए बात बताई गई, एक आदमी सुलझा होता है, सुलझाने के लिए कार्य करता ही है, जिसमें सरकार की भी जरूरत नहीं है और धनाढ्यों की भी जरूरत नहीं है। दोनों के बिना ही हम काम कर रहे हैं। किसी धनाढ्यों के पास जाकर के धन लाए नहीं है, किसी सरकार से हमको कोई पैसा लाना नहीं पड़ा है इतना काम करने के लिए। तो यदि इसको इस प्रकार की भी तोला जाए, इस प्रकार की कोई अनुसंधान करना ही पड़े, तब सरकार को कितना क्या करना पड़ता है वो भी सोच सकता है। तो अपना सोचते रहें, इसमें ना सोचें, ये जिम्मेवारी की बात है। मेरे अनुसार हर व्यक्ति शुभ के लिए जिम्मेवार है, ऐसा मेरा सोचना है। तो नासमझी से ही सारा कुकर्मों को करता है, क्षतिग्रस्त होता है, यही मेरा सोचना है, निश्चय यही है। तो नासमझी के बिना कोई कुकर्म को करता नहीं आदमी जात। इस आधार पर हम समझते हैं हर व्यक्ति शुभ चाहते हैं, कभी न कभी शुभ के प्रति, सर्वशुभ के प्रति जिम्मेवारियां महसूस होगा है।
वो महसूस होने के क्रम में जीवन जागृति की बात आती है। वो सर्वशुभ को महसूस करने के अर्थ में ही जीवन जागृति की बात आती है। सुविधा संग्रह से मुक्ति, विरक्ति और भक्ति से जो कहीं ये नहीं हुए, समाज नहीं हो पाए, तो उसके स्थान पर एक स्वस्थ समाज रचना के लिए समझदारी, इसी के अर्थ में जीवन जागृति की बात संसार के मानव के माने मेधावी मानव के साथ बात छेड़ने की बात आई, जिसमें से बुद्धि से होने वाली बोध और संकल्प क्रिया का प्रमाणीकरण तभी हो पाता है जब बुद्धि में सत्य बोध हो जाए, न्याय बोध हो जाए और धर्म बोध हो जाए। तीनों बोध होने की पश्चात ही ऐसे बुद्धि तो सद्बुद्धि कहलाता है और फलस्वरूप सर्वशुभ की कार्य में अपने जिम्मेवारी को स्वीकारना शुरू करता है। इसके पहले सर्वशुभ भी पता नहीं लगता और सर्वशुभ की जिम्मेवारी तो बहुत दिल्ली दूर है, इस ढंग से बना रहता है। क्योंकि मैं भी यही अनुभव किया हूँ, मेरे किसी आयु तक हमको सर्वशुभ का कोई जिम्मेवारी मैंने बोध नहीं हुई थी और उस आयु तक हम कोई बोध होने के पहले हम कोई जिम्मेवारी को स्वीकार करने की बातें नहीं थी। हम उसको खुद नहीं किया तो आप कहाँ से करेंगे। इसका मतलब ये हुआ तो सर्वशुभ की बोध होने के लिए ये न्याय बोध होना बहुत जरूरी है, धर्म बोध होना आवश्यक है, सत्य बोध होना नितांत आवश्यक है। तो ये तीनों मुद्दे पर बोध होने की बात इसी प्रकार से होता है। अस्तित्व को समझने पर सह अस्तित्व रूप में अस्तित्व होना, नित्य वर्तमान होना हमको बोध होता है, जिसका हम अध्ययन कराते ही हैं। जो करना चाहते हैं, जो हम जीवन विद्या शिविर लगाते हैं जगह जगह में, इसमें आकर परीक्षण कर सकते हैं जरूरत के अनुसार। तो अब इसी आधार पर ये न्याय, सत्य, धर्म बोध होने के उपरांत सर्वशुभ की जिम्मेवारी आती है। तब व्यवस्था में जीना बन जाती है। व्यवस्था में जीना बनता है तो वर्तमान में विश्वास होता है। जब तक व्यवस्था में आदमी जीता नहीं, वर्तमान में कभी विश्वास नहीं होगी। इसका एक ज्वलंत उदाहरण पुनः अपन गणित भाषा की ओर दौड़ते हैं तो गणितीय विधि से विखंडन विधि को पता लगाया। विखंडन विधि को इसलिए पता लगाया, ज्यादा से ज्यादा शक्तिशाली परमाणु बम बनाने के लिए किया। परमाणु बम बनाने के लिए विखंडन विधि से गणित की भाषा को प्रयोग किया और वो आटम बम बनाने में सफल हो गए। आटम बम बनाने में जब घटित करने में सफल हुए, उसका प्रयोजन कोई भी और कोई बात में आता नहीं है सिवाय नाश की। और वो नाश करना तो दूर रहा, जितना नाश किया ही, जैसा हिरोशिमा में हुआ। और उसके बावजूद वो नाश करने के लिए जितना एक एक प्रकार से एक विधि से, न्यूनतम विधि से परीक्षण किया जाता है, उसी से ये वातावरण की क्षति हुई है। उससे भी वातावरण की क्षति हुई। सबसे ज्यादा क्षति हुई है तो उसी से हुई। तो वो किया विज्ञानियों ने, भोगेंगे 700 करोड़ आदमियों ने। मुट्ठी भर आदमी ने करता है और 700 करोड़ आदमी भोगता है। इस जगह में हम पहुंच गए। तो नाश के लिए जितने भी हम प्रयत्न किए, उससे हुआ क्या है? मनुष्य के, सर्वमानव के लिए, माने सामान्य मनुष्य के लिए क्या क्षतिग्रस्त होने के लिए उपाय कैसा बन गया? वर्तमान से विश्वास ही उठ गई। विखंडन विधि से वर्तमान शून्य हो जाता है, शून्य प्राय हो जाता है कम से कम। तो वर्तमान का कोई माने एक तादाते नहीं मिलता है, जबकि इसके उल्टा है वास्तविकता। नित्य वर्तमान में है। वर्तमान के बिना और कुछ हुआ ही नहीं आज तक, ना होने वाला है। वर्तमान में ही सारे का सारा वैभव, अस्तित्व का वैभव नित्य वर्तमान है, नित्य विद्यमान है। और उसके उल्टा हम गणित में ये मानते हैं वर्तमान कुछ है ही नहीं है। कितने अच्छे लग रहा है आप सोच लो। तो इस ढंग से हम झूठ की पुलंदा इतना बना चुके हैं, शायद ही अपन इससे उभर पाएंगे, ऐसे मुझको लगता है। उभरना होगा तो एक ही विधा है, मनुष्य अपने पर विश्वास करना पड़ेगा।
यदि विश्वास आटम बम पर विश्वास करेगा, तलवार पर विश्वास करेगा, डंडा पर विश्वास करेगा, पत्थर पर विश्वास करेगा, वो तब तक तो आदमी पर तो विश्वास करेगा नहीं। ये तो बात सच्चाई है। स्वयं पर विश्वास करने के लिए स्वयं का अध्ययन आवश्यक है। स्वयं का अध्ययन में यही आती है न्याय धर्म सत्य को हम सटीक समझना। न्याय कहाँ से आती है? संबंधों के आधार पर। धर्म कहाँ से आता है? व्यवस्था के आधार पर। और सत्य कहाँ से आता है? अस्तित्व के आधार पर। कितना सहज है। अस्तित्व तो नित्य वर्तमान है, प्रभावशाली है। सह अस्तित्व नित्य प्रभावी है। व्यवस्था जो मनुष्य को जोड़ करके सारे संसार की तीनों अवस्था के संपूर्ण वैभव व्यवस्था में ही है। मनुष्य को भी व्यवस्था में होने की शायद तरस किसी न किसी अंश में हर व्यक्ति में निहित ही है। इसको ऐसा पूछ करके देखा गया है, क्या आप व्यवस्था में जीना चाहते हैं, अव्यवस्था में जीना चाहते हैं? उसका उत्तर यही निकलता है कि व्यवस्था में जीना चाहते हैं। तो दूसरा ऐसा भी पूछ के देखा गया है लोगों में, अधिक मैंने 200-400 लोगों में ऐसा पूछा गया है कि क्या आप शासन में जीना चाहते हैं, क्या व्यवस्था में जीना चाहते हैं? उसका उत्तर यही निकलती है, व्यवस्था में जीना है, ऐसा बोलते हैं। नहीं, पूछने मात्र से उत्तर ऐसा निकलता है। अब व्यवस्था का बोध हमारे पाठ्य पुस्तिकाओं में प्रचलित माने शिक्षा में कोई व्यवस्था का बोध होता नहीं है। व्यवस्था का बोध होने के बाद व्यवस्था में हम जीने के उपरांत हम मानव धर्म को निभाने में योग्य हुआ। मानव धर्म का मतलब और कुछ होता नहीं है, केवल व्यवस्था में जीना ही मानव धर्म है, और कुछ धर्म नहीं होता। सभी अस्तित्व में हर वस्तु व्यवस्था में ही जीना, व्यवस्था में भागीदारी करना ही धर्म के रूप में दिखता ही। तो पदार्थ संसार अपने अस्तित्व धर्म के रूप में, अविनाशीता के रूप में संपूर्ण पदार्थ अपने को बनाए रखे हैं। इसीलिए पदार्थ अवस्था अस्तित्व धर्म के रूप में हमको दिखाई पड़ती है। वही प्राणावस्था अस्तित्व सहित पुष्टि धर्म के रूप में माने वैभवित है। तो वही जीव संसार अस्तित्व पुष्टि आशा धर्म के रूप में नित्य विद्यमान है, और वही मानव जो है निरंतर अस्तित्व पुष्टि आशा सहित सुख धर्मी होना देखा गया है। सुख धर्मी होना ही उसका सुख ही मानव का धर्म है। सुख कैसा आता है? समाधान के बराबर में होता है। समाधान व्यवस्था में जीने से होता है। व्यवस्था में जीना मानव का समझदारी पर निर्भर किया है। इतनी ही बात है। समझदारी कुल मिलाकर के अस्तित्व, जीवन और मानवता पूर्ण आचरण पर निर्भर किया है। इतना कुल मिलाकर के मानव के सम्मुख वह समीचीन है। इसको जैसा उपयोग करना हो, उपयोग करने में हर व्यक्ति अपने में स्वतंत्र है, क्योंकि हर व्यक्ति कल्पनाशील कर्म स्वतंत्र है। इसको हम लोगों ने देखा है। तो ये यहाँ तक कि जो व्यवस्था में जीना ही कुल मिलाकर के जागृत बुद्धि का मतलब है। व्यवस्था समझ में आने की बात, व्यवस्था का बोध होने की बात, व्यवस्था में निष्ठा और संकल्प होना स्वाभाविक है। निष्ठा संकल्प होने के उपरांत आदमी, मानव जाति, हर मानव अथवा एक मानव, जैसा मैं पहले एक मानव हम अब व्यवस्था में जीना सीखा, ये इसी प्रकार से हर व्यक्ति के पास वो स्वतंत्रता है जो चाहता है तो व्यवस्था में जी पाता। इस प्रकार से जीकर हम अच्छी एक परिस्थिति को निर्मित कर सकते हैं। आगे पीढ़ी को ठीक करने के लिए शिक्षा का मानवीकरण विधि को अपनाना होगा। फलस्वरूप सद्बुद्धि उदय हो सके, ये नाशा और छिनाल बुद्धि समाप्त हो सके, ये बात को तैयार करना पड़ेगा। इससे कम में मानव का कोई उपकार का विधि अभी तो बनेगा नहीं है। जहाँ जिस नाश की कगार में, सर्वनाश की कगार में हम पहुंचे हैं, वहां से वापस होने का इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं। ये बात को आप हमको ध्यान में लाने की आवश्यकता है। इसको जो दूसरों को छीना झपटी से जीने वाला छिनाल होता है, और कोई मतलब नहीं होता है। जो दूसरे भाषा में शोषण करना छिनाली है। यह ठीक है, यह बात अपने को ठीक से समझने की आवश्यकता है। इसको समझना चाहिए
और नहीं समझने से परिस्थिति बाध्य करेगी समझने के लिए, इंतजार करिए। तो ये सब चीज़ें हमारे आंखों में सुस्पष्ट है, हमको इसमें कोई शंकाएं नहीं है। हम समझना नहीं चाहेंगे, समझने के लिए बाध्य करेंगे, परिस्थितियां बाध्य करेंगी, ये आएगा ही, दिन आएगा ही। इस ढंग से हम धर्म में जीने का मतलब सार्वभौम व्यवस्था में ही जीना है, सब बने और अखंड समाज में ही जीना है। तो अखंड समाज में जीने का मुद्दा एक अच्छी मुद्दा है, इस पर भी हम अच्छी तरह से सोचने की आवश्यकता है। इस मुद्दे पर मैंने जो देखा है, ये इस विधि से मानव का अखंडता को देखा है। मानव जाति एक, मानव धर्म एक, मानव जाति एक है, कर्म अनेक है। अनेक प्रकार के कर्म आदमी कर सकता है, काय के लिए? सुखी होने के लिए। अनेक कर्म करो, कोई आपत्ति नहीं, सुखी होने की विधि से करो, शुभ है। यदि सुखी होने की विधि से नहीं करेंगे तो धरती ये नहीं है, मानव के साथ, जीवों के साथ, उसके साथ, इसके साथ अपराधे करने की कर्म करना है, तब तो उसका परिणाम होगा ही, वो आएगा ही, वो परिणाम आएगा ही, उसको कहां कौन रोकेगा? ठीक है, ये हमने देखा है। इस विधि से यदि आप देख पाते हैं, आपको भी ऐसे ही लगेगा कि भाई ये मनुष्य जो है ना, जो जब तक मानव को एक जात के रूप में पहचानेगा नहीं है, तब तक मानव के साथ शुभ कार्य किया भी कैसे जाए? अवश्य है अनेक काम करना, कपड़ा चाहे कपड़ा का भी काम करेगा, ईटा चाहे ईटा का भी करेगा, मट्टी चाहे मट्टी का भी काम करेगा, फसल चाहे फसल का काम करेगा, जो विविध कार्य है वो करेगा ही। एक एक कार्य करके कोई आदमी चुप हो नहीं सकता, तो विविध कार्य करेगा। विविध कार्य का कर्म का मतलब है उत्पादन कर्म ही है, और कोई कर्म होता नहीं। ये उत्पादन कर्म विविध होगा ही, आप हम कुछ नहीं कर सकते। अब रह गया, अभी इसके पहले और भी कुछ बातों को हम कर्म कहते रहे, वो उसके बारे में भी पहले ही हम उसका स्पष्टीकरण कह चुके हैं। तो वैदिक विचार के अनुसार कर्म उसको मानते हैं स्वर्ग में, स्वर्ग जिससे मिलता है, वो स्वर्ग जिससे मिलता है उसका प्रमाण तो किसी के पास नहीं रहता है, किंतु कहते हैं इससे स्वर्ग मिलता है। उस पर जो आस्था करते हैं ऐसा कर्म करते भी हैं, करते आए भी हैं, आज भी कर रहे हैं। ठीक हो गई? तो मेरे अनुसार कर्म का जो परिभाषा बनता है, किसी न किसी उत्पादन में अपना तन मन धन को माने नियोजित करते हैं, यही कर्म है। इस कर्म विधि से हम अपने आवश्यकता से, अपने परिवार की आवश्यकता से अधिक उत्पादन कर सकते हैं, समृद्धि का अनुभव कर सकते हैं। ये स्थिति बनता है, मैं उसका स्वरूप, मैं स्वयं इसका प्रमाण हूँ। मैं अपने में अपने जरूरत से अधिक पैदा कर लेते हैं। यद्यपि मैं अभी 78 वर्ष के आयु में हूँ, और इसके बावजूद मैं जितना परिश्रम करता हूँ, मैं तो ये नहीं कहता हूँ तो हमारे पूरे परिवार से अधिक मैं अकेले उत्पादन करता हूँ, मेरे आवश्यकता से तो अधिक उत्पादन हम कर ही देता हूँ। यह बात सच्चाई है आज की स्थिति में। कल के इसके पहले की स्थिति में इससे तो मैं मजबूत रहा ही हूँ, इससे ज़्यादा करते ही रहे। तो शरीर जो मेरा मजबूती का मतलब शरीर की मजबूती से मतलब है। जीवन की मजबूती पहले से ज़्यादा है, शरीर की मजबूती कम हो गई, इतनी ही बात हुई है। तो इस गणित के आधार पर आज भी मैं अपने विधि से मैं स्वायत्त हूँ। स्वायत्तता का मतलब समझदारी में परिपूर्ण हो। ठीक है, परिवार की स्वायत्तता के में हम भागीदार अवश्य हूँ। मैं अकेले ही अपने रोटी पानी आवश्यक कपड़ा से अधिक हम उत्पादन कर ही लेते हैं, इसीलिए मैं सुखी रहता हूँ। और कोई रास्ता भी नहीं सुखी रहने का, दूसरे विधि से सुखी हो ही भी नहीं सकते। तो मैं जितने भी ये अभी तक जो कुछ भी काम किए गए, ये सब जो है ना, वो स्वयं स्फूर्त विधि से ये विद्या को, जीवन विद्या को समझने के उपरांत जो
जितने भी मेधावियों ने अपने को अर्पित किया है, उन सब के योगदानवश यह सब काम संपन्न हुई है। ये श्रेय सब लोगों की ही है। तो अवश्य में शुरुआत की प्रेरणा तो करने में मेरा योगदान रही है। ये कुल मिलाकर के स्पष्टता है, कच्चा चिट्ठा है। जो अब मानव जाति एक होना, इस ढंग से हम स्वीकार सकते हैं कि मानव का जो उद्देश्य है वो एक ही है, वो है सुखी होना और वो है समृद्ध होना, ठीक है ना। वो है समाधानित होना, वो है जो निरंतर माने वर्तमान में विश्वास होना, अर्थात अभय होना, अभयशील रहना और निरंतर सह अस्तित्व को प्रमाणित करना, यही उद्देश्य बनता है। इन निर्देशों को पूरा करने के लिए कुछ भी कार्यक्रम बनाते हैं, ये सब मानव जाति एक के अर्थ में ही होता है, मानव धर्म एक के अर्थ में ही होता है। मानव धर्म एक इसीलिए सभी मानव सुखी होना चाहते हैं, चाहे भारत में हो, लंदन में हो, अमेरिका में हो, अफ्रीका में हो और कहीं भी हो, किसी भी छोटे से द्वीप में हो, दक्षिणी ध्रुव में हो, उत्तरी ध्रुव में हो, सभी इस धरती के छाती पर जितना आदमी है, जितने जगह में है, वो सभी आदमी सुखी होना चाहते हैं। ये बात सच्चाई है। सुखी होने की जो मार्ग है उसी का नाम है धर्म। वो मार्ग क्या है? वो है व्यवस्था, निरंतर व्यवस्था, शाश्वत व्यवस्था, व्यवस्था में भागीदारी करने योग्य हर जगह की मानव को हम समझदार बना सकते हैं। यदि एक देश काल में यदि हम समझदारों की एक यदि प्रमाण प्रस्तुत कर पाते हैं, इसको सर्वदेश काल में इसको प्रमाणित कर सकते हैं। यही इस प्रस्ताव की खूबी है। क्या खूबी?